हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जब मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो बेटा, क्लास 10th में मैथ में हम अब तक एक लेक्चर पढ़ चुके हैं और उस लेक्चर में हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। और आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, वो लेक्चर नंबर 2 रहेगा। तो देखिए बेटा, लेक्चर नंबर 2 में यहाँ हमें सबसे पहले दे रखा है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध क्या बनेगा। देखो, जैसे हमने एक फॉर्मूला लिखा है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। जैसे देखो, आपसे एचसीएफ और एलसीएम के बीच और पहला नंबर और दूसरे नंबर के बीच रिलेशन पूछा जाएगा, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम। अगर आपको देखो फर्स्ट नंबर दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, तो आप एलसीएम निकाल सकते हो, सेकंड नंबर निकाल सकते हो। तो इनमें से आपको कोई तीन वैल्यू दे रखी है और एक निकालनी है, तो आप आराम से निकाल पाओगे। तो कोई सी वैल्यू दे दे। जैसे देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें मैंने बोला फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 66 और मैंने सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना बोला, 420, और एचसीएफ कितना दे रखा है, 6, और फाइंड द एलसीएम। तो हमें पूछा क्या गया है बेटा, एलसीएम पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कौन सा नंबर था, सेकंड नंबर, और इज इक्वल टू क्या था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अभी देखिए, हमें क्या नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर पे हम क्या लिख लेंगे, 66 मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर पे हमें क्या दे रखा है, 420, तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, 420 इज इक्वल टू, और दूसरा क्या दे रखा है बेटा आपको, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है, 6, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एलसीएम। और हमें निकालना क्या है, सवाल में एलसीएम ही निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे एलसीएम इज इक्वल टू कितना होगा, 66 मल्टीप्लाई 420, और अपन क्या हो जाएगा, ये 6 इसके नीचे, 6 से इसको काट दो तो कितने बार कट गया, तो ये जो तुम्हारा निकलेगा एलसीएम इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 420, और इनका कर दीजिए आप मल्टीप्लाई इसमें। तो देखो, इधर 0 आ जाएगा, 11 टू जा 22, कैरी 2 आ गया, 44 में 2 जोड़ दो तो कितना हो गया, 46। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, और आपका एलसीएम 4620 आ गया। ठीक है, 4620। ऐसे ही आपसे अगर सवाल में पहला नंबर पूछे, सेकंड नंबर दिया, एचसीएफ दिया, एलसीएम दिया, तो आप फर्स्ट नंबर निकाल सकते हो। ऐसे आपको फर्स्ट नंबर दे दे, सेकंड नंबर पूछे तो सेकंड नंबर निकाल सकते हो। ऐसे सवाल में आपको एलसीएम दे दे तो आप एचसीएफ निकाल सकते हो। इसी तरीके से आपको सवाल करने, और पेपर में से सवाल आराम से आ भी जाते हैं। तो अब तक हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था, जैसे नेचुरल नंबर पढ़ा सबसे पहले, फिर होल नंबर पढ़ा, फिर इंटीजर पढ़ा, फिर रेशनल नंबर पढ़ा, फिर इरेशनल पढ़ा, फिर रियल पढ़ा, फिर ऑड पढ़ा, फिर इवन पढ़ा। ठीक है ना, ये सारे कंपोसाइट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इतना बेसिक पढ़ लिया था। और ये चैप्टर नंबर पहले के बारे में थोड़ा सा बेसिक था। अब हम जो कंटिन्यू करेंगे आगे, वो चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो देखिए, चैप्टर नंबर 2 है तुम्हारा पोनोनोमियल, यानी इसे हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, ये क्या है, बहुपद। ये बोला गया एक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। कैसा होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर, स्थिरांक और चरों की घातें शामिल होती हैं, जहां चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब क्या है, चर जो होता है ना, उसकी हमेशा जो पावर होगी वो पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण का मतलब आप जानते हो, होल नंबर। जैसे इसका मतलब क्या है, आप ऐसे कह सकते हो, या तो पावर 1 होगी, या पावर 2 होगी, या 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ऐसे पावर होगी। फ्रैक्शन के रूप में इसकी पावर नहीं होगी। ठीक है ना, चर की, चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल जो पार्ट होगा, उसकी जो पावर है, उसकी जो डिग्री है, वो हमेशा 1 2 3 4 इस तरीके से होगी, अपन में नहीं हो सकती। अगर अपन में है तो फिर वो पोनोनोमियल नहीं होगा। जैसे देखो, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, यहां बोला गया है 3x 2x प्लस के 3, तो ये क्या है, एक पोनोनोमियल है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, तो ये भी क्या है, एक बेटा पोनोनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर जो है क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब माइनस के x प्लस के 7, तो ये भी क्या हो जाएगा, पोनोनोमियल हो जाएगा। अब पोनोनोमियल कौन सा नहीं होगा, नॉट ए पोनोनोमियल। तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह की जो संख्याएं होंगी, जैसे ये 1/x है, तो ये किस में लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, तो ये पोनोनोमियल नहीं होगा। जैसे आप अगले नंबर की बात करोगे, तो यहाँ पे क्या है, रूट एक्स, तो ये भी आपका क्या है, पोनोनोमियल नहीं होगा। अगर मैं इसी सवाल में से इसको ऐसे लिख रहा हूं, जैसे मान के चलिए मैंने ये लिखा एक्स का स्क्वायर है, और फिर माइनस के 5, और मैंने क्या लिख दिया, रूट एक्स, और प्लस के क्या लिखा, 6, तो इसकी पावर कैसी है, रूट में है। रूट में मतलब समझ रहे हो आप, रूट का मतलब है एक्स की जो पावर है वो 1/2 है। 1/2 का मतलब फ्रैक्शन के रूप में है, डेसिमल पॉइंट में है। ठीक है, डेसिमल में है। तो इस प्रकार के जो नंबर होंगे वो पोनोनोमियल नहीं होंगे। समझ में आ गए, तो जो कंप्लीट बनेंगे तुम्हारे, बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके की संख्या क्या कहलाएंगी, तुम्हारी पोनोनोमियल कहलाएंगी। क्लियर है, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। आगे आपसे पूछा गया है
टर्म ऑफ ए पोनोनोमियल, यानी बहुपद के पद। बहुपद जो होता है, पोनोनोमियल जो होता है, उसके टर्म क्या होते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, 2x का स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 5, ये इसके क्या है, पूरा कंप्लीट पोनोनोमियल बना। और इसके टर्म्स क्या दे रखे हैं, जैसे देखो इसके 3 पद है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पोजीशन में बना दिया, 3 पोजीशन में बना दिया। तो पहला पोजीशन क्या था, 2x का स्क्वायर, तीसरा क्या है 3x, और चौथा तीसरा क्या है, दूसरा हो गया 3x, और तीसरा क्या हो गया माइनस के 5। और माइनस 5 को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म कहेंगे। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर पद। कोई दिक्कत है। अगर आपसे इसके कोएफिशिएंट की बात की जाए, जैसे आपसे पूछा जाए बेटा, जैसे ये लिख रहा है 2x का स्क्वायर, आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर से पहले जो पार्ट लिख रहा है ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, इससे पहले क्या दिखाई दे रहा है हमें 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे यहां पे दे दिया x की पावर 3 और आपसे इसका कोएफिशिएंट पूछा जाए, तो इससे पहले आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो आप क्या सोचोगे, जीरो। भाई नहीं होगा जीरो, क्यों नहीं होगा, जहां हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब अगर इसके आगे जीरो होता तो मल्टीप्लाई होता तो वो जीरो हो जाता ना, पर जीरो तो नहीं है ना। तो यहां पे क्या माना जाएगा, इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो कितना हो जाएगा मेरा। जब आपको जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए उससे पहले कोई डिजिट दिखाई नहीं दे तो वहां कितना माना जाता है, 1। ठीक है, जीरो नहीं होगा कभी भी। अगर उससे पहले जो भी डिजिट लिख रहा है वो है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे मैं इसी सवाल में देखूं, यहाँ x का कोएफिशिएंट पूछूं तो x से पहले क्या आ रहा है 3, तो क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई है। आगे देखते हैं फिर। और देखो डिग्री ऑफ ए पोनोनोमियल, यानी बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है। तो देखो उसको समझते हैं। पोनोनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी घात को डिग्री कहते हैं। जो वेरिएबल पार्ट जो रहता है उसकी जो सबसे ज्यादा पावर रहेगी वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे आप सवाल को समझोगे, देखो ये क्या लिख रहा है 5x प्लस के 3, ये क्या लिख रहा है x का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 7, ये क्या लिख रहा है 3x का क्यूब माइनस के x और प्लस के 1। अगर हम यहाँ डिग्री चेक कर रहे हैं तो देखना यहाँ पे पावर कितनी है, एक। एग्जैक्ट में कुछ नहीं लिख रहा, जहां पावर कुछ दिखाई नहीं देगी तो वहां पावर कितनी मानी जाएगी, एक। जैसे x लिख रहा है तो x की पावर ऑलरेडी है कितनी, 1। क्लियर है ना। तो इसके बाद इसकी डिग्री कितनी होगी मेरे भाई, 1। यहाँ पे इसकी डिग्री की बात की जाए तो कितनी डिग्री हो गई, तो और यहाँ पे इसकी डिग्री की बात की जाए तो कितनी हो गई, 3। वो हमें कैसे पता चल रही है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है और यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है। अगर जैसे x लिखा हुआ है और यहां ये लिखा हुआ है x की पावर 1, तो इन दोनों का आंसर बेटा सेम 1 ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 ही मानी जाएगी। अगर कोई नंबर है, जैसे मैं कभी ऐसे लिख दूं x की पावर 0 है, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो उसकी पावर हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0। अब कोई भी नंबर है, अगर आप उसकी पावर 0 करते हो तो उसकी वैल्यू ही 1 होती है। क्या होती है उसकी वैल्यू, 1 होती है, क्योंकि उसका मान 1 हो जाएगा। कोई वैल्यू है, अगर उसकी पावर आप 0 करते हो तो उसका मान 1 होता है। क्लियर है ना, यहां तक आपको कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक, वेरी गुड। इसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट। देखो अब क्या पूछा गया है, टाइप ऑफ द पोनोनोमियल, यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप के बारे में बताया गया है। देखो अब सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, मोनोमियल, उसके बाद बाइनोमियल, उसके बाद ट्राइनोमियल। मोनोमियल हिंदी में भी मैंने लिख दिया, एक पद वाला बहुपद, जिसे एक पदी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे एक पदी है, जिसमें क्या रहेगा, सिर्फ एक ही टर्म रहेगा। क्या रहेगा इसमें, एक ही टर्म रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, कितना है ये बेटा 5x। बाइनोमियल कितना है, 2 पद वाला बहुपद, इसमें 2 टर्म रहेंगे, एक टर्म और ये 2 टर्म। ठीक है। ट्राइनोमियल, इसमें कितने टर्म रहेंगे, 3 टर्म रहेंगे। जैसे आप गिनोगे, एक टर्म, ये 2 टर्म और ये 3 टर्म। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सारी चीजें एकदम समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं फिर। आपसे पूछा गया डिग्री के आधार पर, ऐसी पावर के आधार पर होते हैं। ठीक है, टर्म के आधार पर भी होते हैं और पावर के आधार पर भी होते हैं। तो पावर के आधार पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ 0, तो शून्य होता है, उसका मतलब क्या होता है, एग्जांपल में देखोगे तो क्या हो गया 7, और 7 की यहाँ पे कोई वेरिएबल पार्ट तो है ही नहीं, तो जब वेरिएबल पार्ट ही नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0, तो वो क्या कहलाएगा, 0 पोनोनोमियल कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद लीनियर पोनोनोमियल। लीनियर पोनोनोमियल का मतलब होता है, इसे बोलते हैं हम एक घातीय। क्या बोलते हैं, एक घातीय। इसके ऊपर कितनी पावर है बेटा, ये एक पावर है। कितनी पावर दिखाई दे रही है, एक, तो इसको क्या कहेंगे हम, लीनियर पोनोनोमियल। ठीक है, एक घातीय बहुपद, और इसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। जिसकी पावर 1 है वो क्या हो जाएगा, एक घातीय हो जाएगा, लीनियर पोनोनोमियल हो जाएगा। कोई दिक्कत रही। उसके बाद आपसे पूछा गया क्वाड्रिक पोनोनोमियल। क्वाड्रिक का मतलब द्विघातीय। कितने घातीय, द्विघातीय। आप अगर चेक करोगे तो कितनी घात है ये, 2, तो इसे द्विघातीय बोला गया है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 2, ये कौन सा घातीय हो गया। और तीसरा होता है क्यूबिक, जिसकी पावर कितनी होती है
3, इसे हम बोलते हैं त्रिघातीय। क्या बोलते हैं? त्रिघातीय। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 3 माइनस के 4x और प्लस के 1। कोई दिक्कत है भैया? तो इस वजह से इसको त्रिघातीय बोला गया, क्यूबिक बोला गया, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 3 है। समझ में आ रहा है ना यहां तक? बहुत सुंदर। उसके बाद बात आ जाती है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, तो लीनियर पोनोनोमियल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। क्वाड्रिक पोनोनोमियल के बारे में पहले ही बता दिया, क्यूबिक पोनोनोमियल के बारे में पहले ही बता दिया। ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। लीनियर पोनोनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर कितनी होती है? 1। क्या होती है? 1। उसके बाद क्या होता है? क्वाड्रिक पोनोनोमियल में क्या होता है? जिसकी पावर कितनी होती है? 2। और क्यूबिक में क्या होता है? इसकी पावर कितनी होती है? 3। याद रख लेना, सारी चीजें कल पूछी जाएंगी ये। उसके बाद आ जाइए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोनोनोमियल। तो आपसे पूछा गया एक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, इनके बीच आपको क्या बताना है? रिलेशन बताना है। अब रिलेशन वो कैसे बताओगे? देखो, सबसे पहले आपको क्या बताना है? क्वाड्रिक पोनोनोमियल यानी एक द्विघात बहुपद होता है। वो क्या होता है द्विघात बहुपद? उसको जानते हैं सबसे पहले। जो द्विघात बहुपद होता है वो इस तरीके से बनती है, उसकी इक्वेशन ए एक्स का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी एक्स और प्लस के सी। ये जो पोनोनोमियल है ये कौन सा है तुम्हारा? क्वाड्रिक पोनोनोमियल है, यानी जिसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत नहीं भैया? यहां के बाद अब आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ जीरोज। क्या पूछा जाएगा? सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन तीनों से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। इन पार्ट से आपको 100% एक क्वेश्चन पेपर में मिलने जा रहा है, ये आपको याद रख लेनी है। इन पार्ट से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। 3 फॉर्मूले याद कर लेना, एक क्वेश्चन छप जाएगा आपका, इसमें आपको कोई शक संदेह नहीं है, एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल। योगफल की जब बात आती है तो यहां पे बनता है अल्फा प्लस बीटा। क्या बनता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपन ए। अगर आप इस वाले फॉर्मूले को समझते हो तो बी कहां से आया? ये किसका कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। कैसे? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के बी अपन ए। याद रख लेना, इसी से सवाल करेंगे। दूसरा आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल की बात की गई तो क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपन ए। सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसके बाद एक और फॉर्मूला आ जाएगा क्वाड्रिक पोनोनोमियल बनाने के लिए। आपसे बोला जाए क्वाड्रिक पोनोनोमियल बना दो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट्स एक्स का स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इजकल टू 0। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये ऐसे भी बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस के अल्फा और प्लस के क्या हो जाएगा? बीटा इंटू एक्स, और प्लस के क्या होगा बेटा? अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। के कहां चला जाएगा? के वो जो चला जाएगा वो किसके पास चला जाएगा? 0 के पास। आप ऐसे भी बना सकते हो। जब भी आपको ये कंडीशन मिलेगी तो आपको क्या पता होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देगा सवाल में, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देगा आपको सवाल में, दोनों कंडीशन आपको देगा, बस आपको सवाल सॉल्व करना होगा। अब मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा जाए और इनका सम पूछ ले, इनका प्रोडक्ट पूछ ले, आपको कोई भी क्वाड्रिक पोनोनोमियल दिया है तो आप इसको कैसे निकालोगे? जैसे मान के चलिए मैंने आपको एक सवाल दे दिया, और सवाल जो दिया वो मैंने ऐसे लिख दिया, ये मान के चलो 2x का स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के कितना लिख दिया मैंने? 4 लिख दिया। ऐसे करके मैंने कोई भी नंबर लिख दिया है, ठीक है। आपसे पूछा जाए सम ऑफ इट्स जीरोज यानी शून्यकों का योगफल पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको ऐसे सवाल में करना क्या होगा वो देखना है। तो आप सबसे पहले सवाल में करोगे क्या? यहां से कंपैरिजन करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 2, b बराबर कितना आ जाएगा? 8, और c बराबर कितना आ जाएगा? 4। कोई दिक्कत है मेरे भाई? अब आप कहां से कंपैरिजन कीजिए? ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आपने कंपैरिजन की, तो एक्स स्क्वायर का क्वोशिएंट कितना था? वहां पे तो ए था, और यहां पे कितना था? 2। तो ए बराबर कितना आ गया? 2, और यहां बी बराबर कितना आ गया? 8, और सी बराबर कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आपसे पूछा जाए सम, तो सम के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा, और आपको फॉर्मूला क्या लिख देना? माइनस के बी अपन ए, और माइनस फॉर्मूले का हो गया बी की वैल्यू कितनी थी? 8, और ए की वैल्यू कितनी थी? 2, और दोनों को जब काट के लिखा तो हमें जो वैल्यू मिली
वो क्या मिली, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 4। कोई दिक्कत रही? और वो भी कैसे होंगे, 4 माइनस के, कैसे हो जाएंगे, माइनस के, क्योंकि इससे पहले बेटा माइनस लग रहा था तो हमें भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब अगर आपसे यही इसी सवाल में आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया जाए अल्फा इंटू बीटा, तो आप कैसे निकालोगे प्रोडक्ट? तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है सी अपन ए, तो आप यहां क्या लिखोगे, सी अपन ए। तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4, तो यहां 4 लिखोगे। ए की वैल्यू कितनी है, तो 2, आप 2 लिखोगे और इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे भैया। 4 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2। तो जब आपसे सम पूछे तो सम निकाल दिया, प्रोडक्ट पूछे तो प्रोडक्ट निकाल दिया। अगर इसी सवाल में आपसे वेरीफाई करने के लिए पूछे, इन दोनों के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए पूछे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको एक सवाल लेना होगा, कोई भी सवाल दिया होगा या क्वेश्चन में, तो आप सवाल को क्या करोगे, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे। और उसके बाद फिर आपको करना क्या होगा, इसकी जांच करनी होगी। पहले आप उसके अल्फा और बीटा के मान निकालोगे, फिर उसके बाद इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, दोनों की वैल्यू बराबर में इक्वल आ जाएगी, सवाल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ऐसे आ जाए तो जैसे देखो अभी आपको यही सवाल है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, माइनस के 4। तो इस सवाल में आपको अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख देनी है, माइनस के 4 रख देनी है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आपको क्या रख देनी है, 2 रख देनी है, और आपका पोलिनोमियल बन जाएगा। कोई दिक्कत है? इसी तरीके से आपको सवाल दिए होंगे। अब आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसमें आपको क्या याद रखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल की बात की जाएगी, 2 वेरिएबल। अभी हमारा पिछले वाले चैप्टर में हम कौन सा वेरिएबल पढ़ रहे थे, 1 वेरिएबल पढ़ रहे थे। जैसे हमारा या तो एक्स ही आ रहा था सवाल में, या फिर वाई ही आएगा, यहाँ पे एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा, दोनों वेरिएबल आएंगे साथ में, मतलब 2 वेरिएबल होंगे, कोई भी हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, पर वेरिएबल कितने रहेंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे। अब तक सिर्फ एक वेरिएबल था, अब 2 वेरिएबल मिलेंगे। जैसे देखो आपको कोई सवाल जो मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार की कंडीशन होंगी। जैसे मैंने बोल दिया a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इजकल टू 0, ऐसे आप कह दोगे a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इजकल टू 0। अब आपको सवाल जो मिलेंगे वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आप बोलोगे भाई ये कंडीशन कौन से टाइप की कंडीशन होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये a1 b1 c1 ऐसे दिया गया, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। आपको जो सवाल मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे, जैसे मैं कह दूं 2x, मैंने कह दिया प्लस के y, और मैंने कह दिया प्लस के 4 इजकल टू 0, तो मैं इसको पहली कंडीशन बना दूं। बात समझ में आई होगी। फिर मैं इसको ऐसे कह दूं 3x प्लस के 2y और माइनस के 6 इजकल टू 0, ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई, दूसरी। इस इक्वेशन को मैं और भी तरीके से लिख सकता हूं, जैसे कि मैं इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ये लिख रहा है ना 2x प्लस के y इजकल टू, इस 4 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस के बन जाएगा, इसको मैं ऐसे कंडीशन भी बना सकता हूं, इसको इधर ले जाके, कोई दिक्कत है? उसके बाद आप ऐसे इस वाले पार्ट को करोगे, यहां पे क्या लिखोगे 3x प्लस के 2y और इजकल टू क्या हो जाएगा, प्लस के 6, क्योंकि यहां पे माइनस था, जब इधर लेके गए तो किसका हो गया, प्लस का। इस वाली कंडीशन को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात समझ में आई, ये कंडीशन क्या होंगी। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे अगर आप इसकी बात करते हो, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले जो रहेंगे इनको हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट में मेथड कितने थे, पहले तो 5 मेथड थे, और अब जो आपकी कुछ किताबों में तो दे रखे हैं 3 मेथड, और कुछ किताबों में दे रखे हैं 2 मेथड। तो एक कौन सा है, ग्राफिकल मेथड है पहला वाला, दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और तीसरा क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। मैं इस वाले मेथड को आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये 2 मेथड बचे हैं, अब जो बचे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक भैया। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, ये होता है विलोपन विधि। ये 2 विधियां हैं, आप किसी भी विधि से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, दोनों से करने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है, आंसर सभी से सेम आएगा, पर थोड़ा सा इसमें बदलाव है, और मैं एक सवाल से आपको इन दोनों मेथड को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो जैसे देखिए मैंने एक सवाल लिया, सबसे पहले मैंने सवाल नंबर पहला लिया है, और मैं इन दोनों मेथड को एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैंने मान के चलो कोई सवाल लेट किया, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 6, ये मैंने पहली इक्वेशन मान ली। कौन सी इक्वेशन मानी बेटा, पहली इक्वेशन मानी। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू मैंने 2 लिख लिया, और ये मैंने कौन सी इक्वेशन बना दी, ये इक्वेशन बना दी भाई दूसरी। कोई परेशानी रही जी? अब मुझे क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस वाली विधि से आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, या तो आप पहली वाली इक्वेशन ले लो या आप दूसरी वाली इक्वेशन ले लो, आप दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन लेके सवाल को स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैंने जब यहां x लिखा तो x बराबर मेरे को मिला 2 प्लस के y, और ये इसको मैंने अब नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, इस y को हम इधर लेके चले गए तो इधर जाके कौन सा बना, ये पॉजिटिव बन गया। भाई इधर माइनस का था, इधर लेके गए तो क्या बना, ये पॉजिटिव बना। इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अब आपको करना क्या है, ये जो x की वैल्यू है इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिससे आप इक्वेशन थर्ड बना रहे हो ना उसमें पुट नहीं करनी। अगर आपने उसमें पुट कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। तो अभी हमने 2 से थर्ड बनाया, तो 2 में हम कभी भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो बचा कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट। तो हम इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स। क्या लिखोगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। हम कौन सी इक्वेशन में रख दे रहे हैं मेरे भाई, फर्स्ट में रख दे रहे हैं। यानी x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। कौन किस में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में। अब देखो यहां पे x है और यहां पे भी x है, तो x बराबर मुझे कितना दे रखा है, 2 प्लस के वाई, और यहां मैं x की जगह पे क्या उठा के रख दूं, 2 प्लस के वाई। कोई दिक्कत है बेटा, और प्लस y था तो मैंने प्लस y लगा दिया, और बराबर कितना है 6, तो मैं 6 ही लिख दूंगा। यहां मेरे को x बराबर पता था 2 प्लस वाई, पता था, मिला था, और यहां लिख रहा था x प्लस वाई बराबर 6। तो इस वाले x की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, वही हो गया। अब मेरे को पता चला y और y कितना हो जाएगा, 2y, और इजकल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2। और उसके बाद अब मैं से और आगे सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा y इजकल टू 6 में से 2 गए 4 बचे, और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया। तो बराबर कितना बचा भाई, 2। तो आपको y की वैल्यू मिल गई। y की कितनी वैल्यू मिल गई, 2। अब आप इस सवाल को और आगे कैसे करोगे, अब आपको एक वैल्यू पता चल गई, तो अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को उठा के समीकरण थर्ड में पुट कर दो। भाई जब y बराबर आपको 2 मिल गया है, कितना मिला है, 2, और ये वैल्यू आपको कहां रखनी है, थर्ड में, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, जैसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड की बात करते हो तो आपके पास क्या है, 2 प्लस वाई था, क्लियर है, और x इज इक्वल टू, अब मेरे को 2 तो पता ही है, प्लस y, और y बराबर अभी मैंने निकाला था 2, तो मैं इसकी जगह पे क्या लगाऊंगा मेरे भाई, 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो कोई दिक्कत रही, अब मेरे को सवाल में x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। ये था तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब जिसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब मैंने दोनों वैल्यू आपको निकाल के दे दी। अब मैं इसी सवाल को एलिमिनेशन मेथड से करता हूं, जिसे हम कहते हैं विलोपन विधि। अब उसको हम कैसे करेंगे, इसी सवाल को ले लेते हैं। तो देखो ये क्या था, x, और प्लस के क्या था, y, और बराबर कितना था, 6। ये क्वेश्चन पहली थी। दूसरी क्या थी, x माइनस वाई, और बराबर कितना था भाई, 2, और ये क्वेश्चन कौन सी थी, सेकंड। अब मैं यहां पे एक ऐसे करके डंडा खींच लूंगा, बहुत सिंपल है। ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो सिंपली कट रहे हैं, सिंपली कट रहे हैं। तो हमने इस वाले y से इस वाले y को काट दिया, x और x मिलाया तो कितना हो गया, 2x, और इनको 6 और 2 दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 8, और 2 से काट दो तो x इजकल टू कितना आ गया, 4। अभी देखना इधर x बराबर कितना है, 4, और इधर भी कितना था, x बराबर 4, सेम ही है। अब हमें क्या करना है, ये x की जो वैल्यू है ये पुट करनी है। अब तुम्हारी मर्जी, या तो 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, ठीक है, आप किसी में पुट कर सकते हो। तो मैंने ये जो वैल्यू है पुट कर दी किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आप कह रहे हो सेकंड में, भाई साहब आप सेकंड में भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इसमें रखा, तो यहाँ क्या है, x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 4, उसके बाद लिखूंगा प्लस, फिर क्या लिखूंगा y, और इजकल टू कितना लिखूंगा, 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इजकल टू कितना बनेगा, 6 माइनस 4, और बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2, और पहले भी कितना आया था, 2। तो इसका मतलब क्या है, आप विलोपन से करिए, ठीक है, या प्रतिस्थापन से करिए, या तो आप एलिमिनेशन से करिए, सब्स्टिट्यूशन से करिए, दोनों से क्या रहता है, सेम ही रहता है। कोई दिक्कत है किसी को, एकदम क्लियर समझ में आया। तो ये दोनों मेथड हैं, दोनों के मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिए हैं। अगले मेथड की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है मामला। वही चीज आ गई, आलेख विधि को हम एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे, हमने पहले ही मना कर दिया। अब एक क्वेश्चन इनसे बन जाता है भाई, इनसे रिलेटेड बन जाता है, तो इनको आप थोड़ा सा याद कर लेना। जैसे देखो a1 अपन a2 इक्वल नहीं है b1 अपन b2, तो ये क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ऐसी कंडीशन पे क्या बनेगा, वन सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, वन सॉल्यूशन। दूसरा क्या होगा, a1 अपन a2 इजकल टू b1 अपन b2 इजकल टू c1 अपन c2। तो उसके लिए आपको क्या कहना पड़ेगा, मैनी
सॉल्यूशन जिसके अनेक हल होंगे। कोई दिक्कत है? ये वाला पार्ट आपको बहुत याद रखना है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 और बराबर नहीं है c1 अपन c2। इसके लिए आपको क्या जवाब देना है, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं है। इसमें कोई हल लिख रहा है पर इसका आंसर रहेगा कोई हल नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? कोई हल ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत रही यहां तक? उसके बाद चलते हैं अब 4 है चैप्टर, द्विघात बहुपद, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। अब ये क्या होता है, इसमें बोला गया ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक 2 होता है। मतलब जो वेरिएबल पार्ट जो रहता है उसकी जो पावर रहती है ना, पावर, वो कितनी रहती है, हाईएस्ट 2 रहती है। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो, ax का स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c। और इसकी जो जनरल टर्म्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वही जो मैंने अभी बताया था, क्या, ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। बाकी इसको ज्यादा याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। उसके बाद जो मेन बात आती है वो यहाँ पे आती है, मूलों की जो प्रकृति है, इसका जो नेचर होगा वो कैसा रहता है। ये बात मैंने बता दी थी आपको ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के लिए। अब जो सबसे मेन फॉर्मूला है आपका, वो आपको ध्यान देना। एक फॉर्मूला होता है बेटा आपका d बराबर, क्या होता है, d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब d की वैल्यू वैसे भी यहां पे लिखा हुआ है। दूसरी बात, d बराबर जब 0 आएगा, क्या आएगा, d बराबर जब 0 आएगा तो आपका जवाब होगा मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। क्या होंगे, बराबर तथा वास्तविक, यानी क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्वल। एंड क्या कहलाएंगे, रियल रूट्स कहलाएंगे। समझ में आई ना बात, वेरी गुड। उसके बाद जब 0 से बड़ा होगा d तो क्या बनेगा, दो अलग अलग या वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, या तो अलग होंगे या फिर रियल होंगे। उसके बाद बात आ जाती है d से बड़ा है, क्या, d से बड़ा है 0 तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। काल्पनिक का मतलब है या तो नॉन रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी होंगे, इन दोनों में से होंगे, ये ध्यान रखना है। काल्पनिक मूल होंगे या इमेजिनरी होंगे या नॉन रियल रूट्स होंगे, ये ध्यान रखना है। तो हमें ये तीनों चीजें याद रखनी है। समझ में आ गई है ना, ये तीनों चीजों को आप याद कर लेना। उसके बाद बात आती है यहां पे, वही फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, मेथड ऑफ द फाइंड द रूट्स, यानी रूट्स को निकालने के लिए, मूल को निकालने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं, दो। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है द्विघातीय सूत्र, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एक तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या हो गया, बाई क्वाड्रिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रिक फॉर्मूला कह दो या श्रीधराचार्य फॉर्मूला कह दो। फॉर्मूला क्या होता है, x इजकल टू माइनस के बी प्लस माइनस, क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपन के 2a। कोई दिक्कत रही भैया, यहां तक